अंकिराज जी करेक्ट हो रहे हैं जी। जी। क्या स्पष्ट हो गया? जी अच्छा। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि बार बार इस व्यवधान से बचने से अच्छा है कि बात पूरी कर ली जाए कम समय में ही। तो जी जिन बातों को मैंने रखा था कि शिक्षक क्या और कर सकते हैं कि हिंसक घटनाएं कम से कम हो या फिर हिंसा के प्रति लगाव बच्चों का कम हो, इस कड़ी में एक और बात कहना चाहूंगा कि जो शिक्षकों के बाहर का है, शिक्षक तो इतना काम जरूर कर सकते हैं जिन्हें मैंने रेखांकित किया है, और दूसरी बात है कि जो शिक्षकों से बाहर है उसमें से एक है कि काफी कमजोर प्रकार का अभिभावकन हुआ है। पेरेंटिंग बहुत कमजोर हो रही है, जिसमें मुझसे पहले जितने लोगों ने कहा है लगभग सबने इस बात पर अपनी सहमत जताई है कि अभिभावक जो है बच्चों के साथ बैठ कम रहे हैं, और अगर बैठ भी रहे हैं तो यह कहने के लिए कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन के अनुरूप परफॉर्मेंस नहीं है, तो ऐसे में तो उसकी हिंसक भावना और भी बढ़ ही रही है। लव अफेक्शन जैसी बातें जिसकी चर्चा की गई है वो बच्चों तक ट्रांसमिट नहीं हो पा रही। ये पक्ष तो पेरेंट को ही ठीक करना होगा, और चूंकि हम सब शिक्षक पेरेंट्स हैं तो हम कम से कम अपनी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक चीज जो कि पेरेंट्स के अलावा भी है और शिक्षकों के अलावा भी है, वो है कि हम देखते हैं कि अचानक ही पूरे समाज से गार्जियनशिप खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि आज समाज में कोई बच्चा कुछ गलत करता पाया भी जाता है तो उसके आसपास के लोग उसे टोकते हुए दिखाई नहीं देते, उसे ये समझाते हुए दिखाई नहीं देते कि इसमें गलती क्या है। मुझे लगता है कि समाज से एक गार्जियनशिप जो पहले कभी हुआ करता था वो खत्म हो गया है, इसलिए बच्चों में गलत करने के प्रति कुछ लाज भय डर ऐसा कुछ कभी हुआ करता था वो समाप्त हो गया है। बच्चों को फर्क नहीं पड़ता कि सामने बैठा हुआ बुजुर्ग जो है वो हमारे पिता से शिकायत कर देगा, उससे क्या मतलब है, और वो भी नहीं कुछ कहते। तो मुझे लगता है कि जो गार्जियनशिप डाइल्यूट हो गई है समाज में, उसे रिवाइव करने उसको फिर से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। एक और चीज जो नए समय में बहुत प्रभावी हो गया है वो है कि ऑनलाइन गेम्स में ज्यादातर गेम्स जो हैं वो जैसे फ्री फायर हुआ या अन्य प्रकार के हुए, वो अंधाधुंध गोलियां चलाना, कुचल देना, कार से पटक देना, इस टाइप के सीन्स ज्यादा दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं असर बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्थिति पर जरूर पड़ता है, उनकी जरूर पड़ता है। तो ये सारे कारण हो गए कि हम विद्यालय के भीतर जो हिंसक घटनाएं बच्चों के बीच में आपस में हो जाती हैं उसके कारण क्या है, और उससे हम बचने का उपाय शिक्षक के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा क्या कर सकते हैं। इसके अन्य बहुत सारे पहलू हैं जिसे मैं नहीं खोलना चाहूंगा क्योंकि समय बहुत सीमित है। अच्छा, इसका एक अन्य कारण जो मैं महसूस करता हूं वो है कि विद्यालय शिक्षा व्यवस्था से बाहर कहीं ना कहीं से इसको सपोर्ट मिलता है इन सब घटनाओं को। उदाहरण के तौर पर मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। पटना विश्वविद्यालय की पटना कॉलेज में एक बार घटना घटी थी, तथ्य की जांच जरूर की जाए, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारा जाए। पटना कॉलेज के एक विद्यार्थी ने पटना कॉलेज के प्रिंसिपल पर जूते फेंक करके अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बारे में बताया जाता है कि यह घटना औपनिवेशिक काल की है। हो सकता है कि समाज में कहीं ना कहीं से इसको भी प्रबलन मिला होगा। ये औपनिवेशिक सरकार है, औपनिवेशिक नीतियां अपनाई हुई है और उन्होंने ऐसी कुछ शिक्षा दी है या ऐसा कुछ गलत काम किया है या यहाँ की संस्कृति का अपमान किया है, विचारों का अपमान किया है कि उनका अपमान किया जाना इक्वल है, संभव है। कहीं ना कहीं से इसको बैकिंग मिला होगा, इंटेलेक्चुअल बैकिंग मिला होगा, तभी जाकर के ऐसी घटना पटना विश्वविद्यालय में घटी थी। मैं पटना कॉलेज का स्वयं एक छात्र रहा था, तो इससे मैं परिचित हूँ कैसा हुआ था। किंतु ये हुआ था औपनिवेशिक पीरियड में, तो उसमें तो फर्वर था, कंप्लीट फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, अंग्रेजों को मार भगाने की व्यवस्था भी चल रही थी। तो हो सकता है कि घटना बहुत आम मान ली जाए उस समय के हिसाब से, उसकी परिस्थिति में। लेकिन आजकल जो घटनाएं जेएनयू में हम देखते हैं या अन्य विश्वविद्यालयों के कैंपस में, केवल जेएनयू को मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि ऐसे बदनामी करने जैसा होगा, अन्य बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और प्रोफेसर तिवारी ने कई बार इस बात को कहा भी है
कि आजकल बच्चा, कोई विद्यार्थी छात्र का सबक तभी बन पाता है जब वो जाकर के अपने प्रोफेसर से या अपने वाइस चांसलर से या प्रिंसिपल से लड़ करके लड़ने का दमखम दिखा सके। तो इसका मतलब है कि आजकल के लिए आवश्यक हो गया है। प्रोफेसर अनिल प्रसाद ने आरंभ में ही बहुत सारी घटनाएं गिनाई थी, जिनमें से ज्यादातर हिंसक घटनाएं कैंपसेस में हो रहे, जैसे कि अफ्रीकी कुछ देशों की घटनाओं को बताया था और कुछ अरबी देशों को बताया था। और इस कड़ी में इसे मैं जोड़ना चाहूंगा कि लगभग 1970 या 60 या 70 के दशक में जो फ्रांस में एंटी ऑथोरियल मूवमेंट शुरू हुए थे, कहीं ना कहीं उसका असर पड़ा था, जो अभी भी है। अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना, इसका एक इंटेलेक्चुअल बैकिंग मिलता है। वो हमारे समाज में, हमारे सोशल साइंसेज में, हमारे लिटरेचर्स में बहुत कूट कूट करके भरा हुआ है। कुछ मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस में है, कुछ वुमेन्स इन्फ्लुएंस में है, कुछ राइट विंगर्स इन्फ्लुएंसेस में है। तो कहीं ना कहीं से ये बैकिंग मिलती है। और वो बैकिंग, अगर किसी स्कूली व्यवस्था में पढ़ने वाला छात्र, अगर उसको कहीं से बैकिंग मिले, सपोर्ट मिले, प्रबलन मिले कि हाँ ये ठीक है, ऐसा किया जाना चाहिए, भले हिंसा हाथ और पैर से, हथियारों से ना की जाए, बोल करके की जाए, या साइबर बुलिंग या अन्य किसी माध्यम से की जाए, आखिर है तो वो हिंसा ही। मुझे लगता है कि ये जरूर उसका असर रहा है। वैसे भी इतिहास में सिखाया जाता है कि फ्रांस जब जब छींकता है, पूरे यूरोप में सर्दी और बुखार होता है। अब मुझे लगता है कि यूरोप में किसी भी जगह पर इंटेलेक्चुअल घटना किसी भी प्रकार की होगी तो पूरे विश्व को प्रभावित और कुप्रभावित करेगी, और उसका ही प्रभाव कुछ यहाँ भी पड़ा है। हम चीन में ये व्यवस्था नहीं देख पाते, क्योंकि शायद चीन में उसके रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स में यह है कि अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है। और वर्तमान समय में अथॉरिटी को एक्सेप्ट न करके अथॉरिटी को चैलेंज करना एक इंटेलेक्चुअल गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है। अगर कोई व्यक्ति अपने अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेता है तो कमजोर, बेवकूफ या दब्बू माना जाता है, या फिर लकीर का फकीर माना जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति उसको चैलेंज करता है, चाहे उसके चैलेंज में कोई दम हो या ना हो, सिर्फ वो प्रश्न खड़ा कर सकता है, विवाद खड़ा कर सकता है, तो विवाद खड़ा करना भी इंटेलेक्चुअलिज्म का एक सिंबल है। तो बहुत सारे बच्चे इंटेलेक्चुअल कहे जाने के लिए विवाद खड़ा करना चाहते हैं, और वो हिंसा का कारण बनता है। मुझे यही बातें बहुत सताती हैं कि विद्यालयों में जो घटनाएं घट रही हैं हिंसा की, वो विद्यालय के भीतर हो रहे हलचलों और असंतुष्टि के स्तर के कारण जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं से लार्जर सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट में इसके कारण जरूर है। इनफैक्ट और गौर से जब मैं देखने लगा, प्रोफेसर प्रसाद जब बता रहे थे घटनाएं यहाँ हुई वहां हुई, तो मुझे पूरा सीन याद आने लगा 1970s के बाद, जहां जहां ऐसी इन सब झड़पें हुई है कैंपसेस में, एंटी अथॉरिटी मूवमेंट्स जहां जहां हुए हैं। और इनफैक्ट मुझे एक पोएम याद आ रहा है विलियम बटलर लीड्स का, जिसमें वो कहते हैं टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग जायर। वहां कहते हैं द फाल्कन कैनॉट हियर द फाल्कनर, mere anarchy is loosed upon the world। तो सच में ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी अराजकता इस पूरे विश्व में है, और हिंसा हर जगह है। शिक्षा ही नहीं, शिक्षा तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां से बच्चे रियल सोसाइटी में जाते हैं। पूरी सोसाइटी में हिंसा है, और पूरी सोसाइटी में हिंसा है तो हम लोगों का टॉपिक आज शिक्षा में हिंसा न होकर के शायद ऐसा भी हो सकता है कि हिंसा के मध्य कुछ लोग शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये हिंसा में हम शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर ये सच है भी, तो भी हो सकता है कि मैंने इस बात को थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कह दिया हो कि हिंसा पूरे समाज में ज्यादा है। अगर ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, तो भी शिक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं और शिक्षा धर्मी जो हैं, शिक्षा कर्मी हो या ना हो, जैसे कि श्री संतराज सिंह जी एक शिक्षा कर्मी नहीं है लेकिन शिक्षा धर्मी है। उन्होंने इनफैक्ट जब वो कह रहे थे तो मुझे बिल्कुल वो कॉन्वर्सेशन याद आ रहा था। मैंने कभी बहुत पहले श्री कृष्णमूर्ति का कॉन्वर्सेशन सुना था वायलेंस पर, तो ऑलमोस्ट लगभग उसी के करीब बातें थी कि कंपैरिजन की शुरुआत जहां हम बच्चों में करते हैं, उस वहां से ही वायलेंस का जन्म होता है। तो
मुझे ऐसा फील होता है कि हम हिंसा के माहौल में कुछ लोग शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा में हिंसा प्राचीन काल में भी थी और अभी भी है और शायद ये अनवरत जारी रहेगी। हम सब सिर्फ इतना प्रयास कर सकते हैं कि अपने अपने स्तर पर गुत्थियां मन में बच्चों की अगर बनने लगे तो उसकी उचित पहचान करके उसका कुछ कैथार्टिक, कुछ हर्मेन्यूटिक्स की कोशिश करें। अगर ये संभव है तो किया जाए, अन्यथा हिंसा वो जारी रही है और चलती भी रहेगी। हिंसा गलत ही है ये भी कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण ने हिंसा के लिए अर्जुन को तैयार न किया होता। कम से कम शिक्षण संस्थानों में हिंसा ठीक नहीं है। शिक्षा तो बहुत व्यापक चीज है। और इसी के साथ अपनी मैं बात पूरी करना चाहता हूँ और चाहूंगा कि अगर मैं गलत कुछ कह बैठा हूं तो मुझे निश्चित रूप से सुधारा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बहुमूल्य वक्तव्य से अवसिंचित किया। दो तथ्य क्षण करके आए। आपने श्री कृष्ण की बात की। कुछ हिंसा ऐसे होते हैं जो हितकारणी होते हैं, जिससे हित होता है, समाज का हित होता है, लोक का हित होता है। तो वे हिंसा में न गिन करके एक लोक कल्याणकारी इस अवयव में गिने जाते हैं। लेकिन सच में यह तथ्य स्वीकार करना ही होगा कि ये द्वैत तो होगा ही। अगर द्वैत न हो तो एक दूसरे का जो इम्पोर्टेंस होता है, शिक्षा हिंसा से अहिंसा का या अहिंसा से हिंसा का, उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों संतुलन में रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा और हमारे समाज का निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। लेकिन जहां पर असंतुलन की स्थिति आएगी, अहिंसा बढ़ेगी, तो समस्याएं पनपेंगी। तो हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी हैं, बहुत धैर्य के साथ बैठे हैं। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। और हम आपको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी हिंदी विभाग प्रयागराज से हैं। सर, शिक्षा में हिंसा, इस विषय पर आप अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी। सभी विद्वजनों को सादर प्रणाम। आज का ये जो बहुत ही गंभीर विषय है, शिक्षा में हिंसा, ये तो प्राचीन काल से ही ऐसा परिदृश्य में बना कि जो हमारे मठ मंदिर या अध्ययन के केंद्र हुआ करते थे, वहां व्यवस्थाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हिंसा का कभी रूप दिखाई पड़ा हो। ये नहीं सुनने को आया, न तो पढ़ने को मिला। लेकिन उसके आगे चल करके जैसे हम लोग बौद्ध विहार वगैरह सब हुए, तो वहां पे तो ऐसी घटनाएं होने लगी और आगे चल करके आज का परिवेश ऐसा बन गया कि इसमें गुरजन बंद। और जो ये कहा जाए कि इसके लिए जिम्मेदार तो परिवार से लेकर बच्चे के गार्जियन से लेकर के और विद्यालय, परिवार और विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार है इसके लिए। हालांकि इसका निराकरण भी किया जा सकता है, उसके लिए हमको आपको जागृत होना पड़ेगा। और जो राजनीतिक, अभी डॉक्टर रामनारायण तिवारी जी ने जो कहा कि इसके लिए हम लोग राजनीति को दोष अगर नहीं देंगे तो एक कतिपय जो है ये विश्वास नहीं हो सकेगा। इसके लिए मूल रूप से, पूर्ण रूप से जिम्मेदार राजनीतिक परिदृश्य है आज का। आज देखिए, जो अध्यापक आपने तिवारी जी ने गिनाया कि कितनी कैटेगरी बना दी गई शिक्षकों के प्रति विद्यालयों में। पूर्णकालिक जो शिक्षक है, जो 80,000 ऊपर वेतनमान है, उसका 1500, 2000, 3000 रुपए प्राप्त करने वाला वित्त विहीन शिक्षक, वो पूर्ण 8 घंटे पूरे परिश्रम से, पूरे मनोयोग से विद्यार्थियों के बीच में रह रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, पढ़ा रहा है। लेकिन वो 80,000 वेतन भोगी व्यक्ति, अध्यापक, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। उसके प्रति द्वेष भावना वही जागृत हो गई। वहीं पे तुरंत ये भावनाएं उठने लगी कि देखिए वो 80,000 पा रहा है, मैं 2,000 पा रहा हूं, हमसे 8 घंटे मेहनत किया जा रहा है,
हमको सप्ताह में 1 दिन भी छूट नहीं दी जा रही है। और वहीं आगे चल कर के 80,000 वेतनभोगी स्वतंत्रता से अपने आप को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसका सपोर्ट भी करने वाले कुछ लोग हो गए, उनका गुट मजबूत हो गया। आज इसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके पीछे तमाम राजनीतिक शक्तियां भी हैं, इसको हमको आपको बदलना पड़ेगा। हालांकि विद्वानों ने सभी तथ्यों को प्रकट किया, इसमें मनोवैज्ञानिक भी तथ्य सामने आए, लेकिन जो मूल चीजें हैं, जैसे देखिए हमारे समाज में, हमारे शिक्षा के केंद्रों में सर्वप्रथम 5वीं कक्षा तक तो हालांकि शिक्षा का विशेष अहिंसा, लेकिन 5वीं के बाद जैसे ही बच्चा मिडिल में पहुंचता है, उसको चाहे मूल्यांकन पद्धति रही हो, चाहे शिक्षा में शिक्षित करने की व्यवस्था रही हो, उसको झेलना शुरू हो जाता है कि बच्चा उसमें, मैं ऐसे जगह से हूँ प्रयागराज से, यहाँ पे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ आए दिन बमबाजी या गोलीबारी आम बात हो चुकी थी। लेकिन प्रेजेंट में 2 वर्ष से तो ऐसा कुछ शांति है, लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं चलते थे, केवल बमबारी, नेतागिरी। 5 प्रधानमंत्री देने वाला है विश्वविद्यालय, पूरब का कभी ऑक्सफोर्ड हुआ करता था, लेकिन आज इसकी क्या दुर्दशा हो गई है, जबकि सेंट्रल नहीं हुआ था, आज सेंट्रल स्थिति हो, यूनिवर्सिटी हो गई है, फिर भी आज वो व्यवस्था पुनर्स्थापित नहीं कर पा रहा। इसके लिए राजनीतिक जो स्थिति है, जो राजनीतिक ढांचा है, पाश्चात्य संस्कृत अपने चरम बिंदु पर आज भारत में एकदम पूर्ण रूप से छाई हुई है। तो थोड़ा सा हमको आपको इसमें चिंतन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसमें देखना पड़ेगा। पाठ्यक्रम में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं राजनीतिक द्वेष से, ये सब ठीक नहीं। जो पाठ्यक्रम हमारे प्राचीन, एक पाठ्यक्रम हुआ करता था महाभारत, और उसमें वीर अभिमन्यु, ये सब निकाल दिए गए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हिंदुत्व की बात होती थी। इन सब चीजों को थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि जो दुर्दशा का शिकार, हमारे यहाँ एक यूनिफॉर्म लागू होता है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या किसी धनाढ्य का, चाहे जिस वर्ग का हो, उसको एक वेशभूषा, एक परिवेश में आना पड़ता है, एक प्रार्थना करना पड़ता है। लेकिन वही मिशनरियों की क्या स्थिति हो गई, जो मिशनरी से हमारे यहाँ विद्यालय संचालित हो रहे हैं, वो तो देश ईसाइयत कर रहे हैं, ईसाईकरण। हमारे घर के बच्चे जब जाते हैं तो उनकी शिखा को देखा जाता है कि कहीं शिखा तो नहीं रखा है, ये चोटी तो नहीं है, ये दर्शाते हैं। उस बच्चे के अंदर कुंठित भावना हो जाती है, वहीं से हिंसा का रूप प्रकट होता है। ठीक है, इसमें बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन समय अभाव है, समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए मैं प्रार्थी हूँ, आप सभी से प्रणाम लेते हुए आशीर्वाद की मनोकामना करता हूँ। सादर प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने शिक्षा में हिंसा विषय पर अपने वक्तव्य को दिया। बहुत से लोग इसमें अपने कथ्य को कह नहीं पाते, क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं और उन्होंने इस दंश को सहा है। लेकिन हकीकत इस बात का है कि दंश को कहकर भी क्या होगा, क्योंकि सिर्फ कहने की बातें होती। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं होते जिसे हमें लड़ने की आवश्यकता है। वक्तव्य कहना आसान है और उस पर लड़ाई लड़ना एक अलग बात है, दो चीजें हैं। विचार व्यक्त तो हम कर सकते हैं, अपनी आवाज को तो उठा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाजें दाब ली जाती हैं, चाहे वह राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार हो और चाहे घर में ही हमारे जो श्रेष्ठ होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनके द्वारा हो। कभी आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि घर में ही अन्याय हो रहा है और आप उसके अगर विपक्ष में जाते हैं तो घर वाले ही आपको दबा देते हैं। तो हिंसा तो घर में भी उत्पन्न होता है, बाहर भी उत्पन्न होता है, शिक्षा में भी उत्पन्न होता है, और दंश को हम सहते हैं, सहते रहते हैं, लेकिन अपनी आवाज को उठा नहीं पाते। और जब उठाने का प्रयास करते हैं तो उस आवाज को दबाने का भरपूर प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में स्थिति ऐसी आ जाती है जो हमारे सबसे इष्ट होते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि इनसे दबा लिया जाएगा,
उनका प्रयोग कर देते हैं और विवशता पूर्वक हमें उस चीज को स्वीकार करना पड़ता है। निश्चित रूप से शिक्षा की जो स्थिति है, शिक्षा में जो हिंसा की स्थिति पनपी हुई है, उसके जिम्मेदार गवर्नमेंट और बाह्य परिस्थितियां तो हैं ही हैं, कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि एक कहावत है, कहा भी जाता है कि अन्याय को देने, जो अन्याय देता है, जिससे अन्याय हमें मिलता है, उसकी अपेक्षा न्याय सहने वाला भी ज्यादा से ज्यादा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा उसका अधिकारी है। तो ये आप सभी ने अपने तथ्य को रखा, बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में हमारी एक और भी हैं सरिता श्रीवास्तव जी, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कहें, क्योंकि मेरा कथ्य तो चलता रहेगा। अगर आप भी अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, क्योंकि हम इने गिने लोग हैं, सबके अंदर सहन शक्ति नहीं है कि वक्तव्य को इतना सुने। सबने अपने वक्तव्य को कहा और चले गए। एक तो इसे भी आप बहुत कुछ अहिंसा से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सहन शक्ति भी बहुत बड़ी चीज है। कम से कम रुकना चाहिए था, सभी के वक्तव्य को सुनना चाहिए था, लेकिन हमारे अंदर धैर्य कहाँ होता। हमको लगता है कि हमने जो दे दिया बस वही बहुत कुछ है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे ऐसे ऐसे वक्ता है जो कि शुरू से लेकर के अभी तक अपने को अडिग बैठे हुए हैं। तो निश्चित रूप से आपके अंदर सहनशीलता है, आप हर परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम हैं। और ऐसे व्यक्तित्व का बिल्कुल मुझे बड़े नाराजगी के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे व्यक्तित्व क्षणिक होते हैं, जो कि दल बदलू होकर के और अपनी स्थितियों को चले जाते हैं। हाँ, कुछ की समस्याएं हो सकती हैं, कुछ की वो जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इस तथ्य को नहीं उजागर करना चाहता। सरिता श्रीवास्तव जी, क्या आप अपने तथ्य को प्रस्तुत करना चाहती हैं? मुझे लग रहा है कि सिर्फ सिर्फ श्रोता के रूप में है। तो चलिए, कुल मिलाकर के शिक्षा में हिंसा विषय पर कार्यक्रम जो प्रस्तुत हुआ, सभी के वक्तव्य बहुत सराहनीय रहे, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपने वक्तव्य को बहुत ज्यादा दे करके समय को बढ़ाना नहीं चाहता, और मुझे तो सुन ही लेंगे। और इस कार्यक्रम में प्रोफेसर अनिल प्रसाद सर उपस्थित थे। सर, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने अपने बहुमूल्य समय को दे करके और अपने वक्तव्य से हमें अभिसिंचित किया। और डॉक्टर बीएस महादेव सर, आप समय समय पर आते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी शिक्षा में हिंसा विषय पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया। डॉक्टर रामनारायण तिवारी सर, जो कि हमारे समन्वयक हैं और हमेशा कार्यक्रम के लिए मुझे उद्वेलित करते रहते हैं, मैं उनके द्वारा उद्वेलित होता रहता हूं। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। अच्छी बात है उद्वेलन होना, क्योंकि कभी कभी मैं भी सो जाता हूं। हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसी स्थिति में होता है। तो सर हमेशा मुझे ढकेलते रहते हैं, मुझे उद्वेलित करते रहते हैं ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं। सर, आप इस कार्यक्रम में हमेशा एक अटल अडिग व्यक्तित्व के रूप में हमेशा रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अंकित राज जी हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं आप, और आपका वक्तव्य बिल्कुल काबिल तारीफ है। एक तथ्य को आप उजागर करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे व्यक्तित्व से, जो कि पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं और तथ्यों को उजागर करते हैं। तो आपने अपने बहुमूल्य समय को दिया, क्योंकि ठंडी ज्यादा है और ऐसे में समय को देना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि लोग इस समय रजाई गद्दे में सोए होंगे और हम बैठ करके वेबिनार या ऑनलाइन आयोजन कर रहे हैं, लेकिन तथ्यात्मक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको जुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तथ्य पर हम शुरू किए थे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से हिंसाएं होती हैं, और उन दोनों के भागीदार हम होते हैं। प्रत्यक्ष को तो हम देख लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष को हम महसूस नहीं करना चाहते, जो मानसिक होता है। और आपको बता दो कि मानसिक हिंसा जो होती है बहुत भयंकर होती है। अगर वह हिंसा आपके अंदर आ गई तो कहीं ना कहीं उसका साकारित रूप विस्फोटक होता है, और जब वह विस्फोट करता है तो पूरे समाज को, पूरे अस्तित्व को भंग करके रहता है, चाहे वो राजनीति के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो। और एक चीज और भी है कि हम उपभोक्तावाद के चकाचौंध में इतनी ज्यादा चौंधिया गए हैं कि हमें लगता है कि संप्रभुतावादी जो संप्रभु हैं वही सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और हम उनके नकल करने में अपने आप को रोक नहीं पाते, और उपभोक्तावादी या भोगवाद की प्रवृत्ति को धारण करने के लिए लालायित हो जाते हैं। हमारे अंदर तृष्णा आ जाती है, जिसके तहत हम हिंसा के रूप को भी अपनाने से चूकते नहीं हैं। यहाँ पर भी हिंसा, हम अपने आप में ही हिंसित हो जाते हैं। हम अपनी किसी मनोभावना को रोक सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न उठ सकता है कि हो सकता है कि ये कहे कि ठीक है, संघर्ष करने वाला ही कब तक संघर्ष झेलता रहेगा। सही बात है, संघर्ष करने वाला संघर्ष नहीं झेलेगा, लेकिन उसके लिए सारे तथ्यों को निर्धारित करना भी तो आवश्यक है। चिंतन तो हो सकता है, मनोवैज्ञानिकता तो हो सकती है, तथ्यों को समझ तो लिया जा सकता है।
तो इन्हीं विचारों के साथ हम फिर से मिलेंगे। आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, समय ज्यादा हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने तरीके से लेफ्ट हो जाइए, फिर कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।